हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आप लोग कल साइंस के एग्जाम में साइंस के एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता है। न्यूमेरिकल आप लोग को जरूर पूछा जाएगा। तो आज हम लोग विद्युत चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे जो आप लोग मॉडल सेट में भी आया था और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी था। ठीक है, बस देख लीजिए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा ताकि कोई भी न्यूमेरिकल है आप लोग से छूटे नहीं। बस छोटा सा वीडियो होगा, आप लोग इसको देख लीजिए, न्यूमेरिकल बनाने सीख जाइएगा और बिल्कुल 100% दोस्तों न्यूमेरिकल आप लोग एग्जाम में आएगा ही। तो बस देख लो क्या क्वेश्चन है और सभी दोस्तों को शेयर कर दो जो अभी तक नहीं पढ़े हो, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। और बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों, सच में यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा आप लोगों को प्यार करना, आज मेरा सर दर्द भी ठीक हो गया। चलो देखते हैं विज्ञान में दोस्तों क्या क्या न्यूमेरिकल है। ठीक, तो सबसे पहला दोस्तों एक छोटा सवाल है कि एक एम्पियर की परिभाषा लिखिए। ये तो आप लोग हम बता चुके हैं। ठीक है, एक एम्पियर की परिभाषा कैसे लिखा जाता है। न्यूमेरिकल है ये कि किसी परिपथ में धारा की गणना करें यदि 500 कूलम आवेश 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है। इस प्रकार का सवाल दोस्तों पूछा जा सकता है। बस एक कॉन्सेप्ट है, इस प्रकार कोई भी सवाल आएगा बना लीजिएगा। कैसे, तो देखिए एक एम्पियर की धारा की परिभाषा हम बता ही चुके हैं कि जब किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह होता है तो उसे 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं, कल हम बताए थे। अब न्यूमेरिकल को कैसे बनाए हम, तो देखिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। क्या दिया है, इतना कूलम आवेश दिया है। कितना कूलम, 500 कूलम। आवेश को हम लोग किससे लिखते हैं दोस्तों, तो उसको हम लोग लिखते हैं क्यू से। तो क्यू इक्वल टू कितना हो गया, क्यू इक्वल टू 500 कूलम। ठीक है, और समय कितना दिया है, टी इक्वल टू दे दिया है कितना समय, टी मतलब टाइम कितना दिया, 10 मिनट। याद रखिए कभी भी हम लोग मिनट में समय को नहीं रखते हैं, उसको चेंज करते हैं सेकंड में। तो 10 को हम लोग गुना करना पड़ेगा कितना से, 60 से गुना करना पड़ेगा। मतलब अगर हम लोग सेकंड समय लिखेंगे तो कितना सेकंड हो जाएगा, जी हाँ 600 सेकंड आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या क्या निकालना है हम लोग को, किसी परिपथ में धारा की गणना करें। धारा आई इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसके नीचे लिखिएगा, हम ऊपर में लिख देता है। ठीक है, आई इक्वल टू दोस्तों होता है क्यू बटा टी। क्या होता है, क्यू बाई टी। क्यू मतलब आवेश और टी मतलब टाइम, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम। यही तो धारा होता है, यही तो धारा होता है, आवेश प्रति इकाई समय कोई तो धारा बोलते हैं ना। तो देखिए क्या होगा, क्यू कितना है, क्यू है दोस्तों 500 कूलम, तो लिख दिए 500। और कितना, ये नीचे कितना है 600, टाइम कितना है 600 ना, तो यहाँ 600 लिख दिए। बस 1 0 0 काट दो, 1 0 0 काट दो, इसको भाग दोगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, 0.6848, तो 0.8 और 3 आई थिंक, हाँ 0.83 एम्पियर, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही ईजी है, इसको देख लो। और इस पर कोई भी सवाल आएगा बस सिंपल से एक फॉर्मूला याद रखना, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, इसी को घुमा के लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू क्या, आई टी लिख सकते हैं। समझ गए। तो चलिए अब आगे हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। बस इससे और कुछ सवाल मिलेगा तो बना लेना, बस ये फॉर्मूला याद रखना कि आई इक्वल टू हम लोग का होता है क्यू बटे टी। कोई भी, ये क्यू है, क्यू मतलब चार्ज, आवेश होता है, क्यू मतलब आवेश, टी मतलब समय और आई मतलब विद्युत धारा। कोई भी दो को दिया रहेगा, एक निकालना पड़ेगा। मान लीजिए धारा दे दिया, चार्ज दे दिया तो समय निकालना बोलेगा। मान लीजिए समय दे दिया और आवेश दे दिया तो धारा निकालना बोलेगा। मान लीजिए आवेश धारा दे दिया और टाइम दे दिया तो आवेश निकालना बोलेगा। इस प्रकार से आप लोग को निकालना होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन में कुल प्रतिरोध कितना हो, 11 ओम हो और 1 ओम हो। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। 11 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए तीनों प्रतिरोधों को किसमें जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। बिल्कुल देखिए 3 2 3 6 और 6, 1 मिनट, सॉरी 2 3 5 और 5 और 6 कितना, 11 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसको बनाते हैं कैसे, देखिए हम लोग को फॉर्मूला पता है पार्श्वक्रम का कि 1/r इक्वल टू क्या होता है, 1/r इक्वल होता है 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3, यही होता है। 1/r1 मतलब क्या, 1/r1 का देखिए कितना है, 2 है, प्लस 1/2 है। ठीक है, r2 मतलब 3 है और r3 मतलब 1/6। बस इसका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा एलसीएम। इसको भाग दीजिएगा तो 2 तिया 6, 3 बार में तो यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6, 2 बार में तो यहाँ 2 लिख देंगे, प्लस 6 एकम 6, 1 बार में तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो सबको जोड़िएगा, 3 2 5 और 1 6, तो 6/6 काटिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1, मतलब 1 एम्पियर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बस सजा के लिख दीजिए, आंसर हुई आप लोग का। चलिए अब हम लोग, बस आप लोग सजा के लिखना, मैं हाथ से लिख रहा हूँ इसलिए उतना क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों आगे का देखिए, एक यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बाय आर डैश अनुपात का मान क्या होगा। देख लीजिए क्या बोल रहा है, मान लीजिए कोई एक तार का तार है जिसका प्रतिरोध आर है। अब क्या बोल रहा है कि इस आर को, जो टुकड़ों का पार्श्वक्रम है, इसको 5 बराबर भागों में काटा जाता है। ठीक है, 5 बराबर भागों में काट देने के बाद इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाता है।
किसमें, पार्श्वक्रम में। अब जब 5 भागों में काट देगा तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R/5 करके, एक का R/5, 2 का R/5, 3 का R/5, सबका R/5 करके हो जाएगा ना। तो जब 5 भागों में काट दिया गया, अब जब इसको हम लोग पार्श्वक्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि इस तरह से 5 को हो गया ना, इसको जब हम लोग पार्श्वक्रम में जोड़ेंगे तो क्या बोल रहा है, पार्श्वक्रम में संयुक्त कर देते हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' होता है। तो R/R' निकालें। R मतलब पहले का प्रतिरोध R था, बाद जब हम लोग इसको पार्श्वक्रम में R' कर जो संयुक्त कर रहे हैं तो R' हो जा रहा है। तो पहले हम R' निकालते हैं। R' कैसे निकालेंगे, अब जो बताइए, जो ये तार है एक लंबा से, इसको हम 5 भागों में काट दिए यार, ठीक है, इसको हम 5 भागों में काट दिए, 1 2 3 4 5 भागों में, बराबर भागों में काट देंगे, ठीक है। तो इसका भी R/5 प्रतिरोध होगा, इसका भी R/5 प्रतिरोध होगा, इसका भी R/5 होगा प्रतिरोध, और इसका भी R/5 होगा, और इसका भी R/5 होगा। क्यों, क्योंकि सबको जोड़िए ना R/5 करके, तभी तो R मिलेगा, समझे। तो R/5 करके होगा, क्योंकि सभी को 5 भागों में बांटा जा रहा है, और पहले प्रतिरोध R था तो R/5 हो जाएगा। अब अगर प्रत्येक का R/5 करके हो जाए और उसको पार्श्वक्रम में जोड़े तो क्या होगा, तो देखिए, तो 1/R', ठीक है। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस उसको 5 को होगा, 5 को होगा ना। तो R1 कितना है, R1 भी R/5 है, प्लस R2 भी R/5 है, ठीक है, प्लस R3 भी क्या होगा, R/5 होगा, डायरेक्ट हम कर रहे हैं। R4 भी R/5 होगा, और R5 भी क्या होगा, R/5 होगा, ठीक है, क्या होगा, R/5। क्यों हुआ, देखिए हम यहाँ फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 1/R इक्वल लिखते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R1 की जगह पे इतना, R2 की जगह पे इतना, R3 की जगह पे इतना, R4 की जगह पे इतना, R5 की जगह पे इतना, क्योंकि सब तो सेम ही है ना, 5 भागों में काट दिए तो सभी का तो R1 भी R/5 होगा, R2 भी R/5 होगा, R3 भी R/5 होगा, सब R/5 करके होगा। अब क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये 5 ऊपर चल जाएगा, मतलब जो नया बनेगा क्या हो जाएगा, 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R और प्लस 5/R, सभी का होगा, ठीक है। अब देखिए सभी का R क्या हो जाएगा, नीचे है R तो R कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा R, ऊपर में कितना, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 25 हो जाएगा। तो 25/R हो गया, ये 1/R' बराबर 25/R आया। अच्छा बोलिए, 1/R' अगर बराबर 25/R आएगा तो R' बराबर क्या होगा, और R' होगा, पलट जाएगा तो क्या R/25 हो जाएगा। तो देख सकते हैं R' बराबर क्या होगा, R/25। बस आपको रेशियो निकलना है, कैसा रेशियो निकलना है, R/R' का, ठीक है, R/R', तो R/R', तो R का तो R ही रहेगा, R' के जब हम क्या लिखेंगे, R/25 लिखेंगे, R/25। अब देखिए आप कुछ नहीं, मतलब एक तो 25 ऊपर चल जाएगा ना, 25 ऊपर चल जाएगा, तो R से R कट जाएगा, 25 हम लोग का आंसर होगा। मतलब ये कितना हो जाएगा, R/R' का अनुपात 25:1, मतलब 25 आंसर हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिए ताकि बनाने दे तो बना सको, ठीक है। हालांकि बनाने नहीं देगा तो ऑब्जेक्टिव, हाँ अगर आप लोग को देगा तो, क्योंकि ये सब्जेक्टिव में है तो सब्जेक्टिव में बनाना पड़ेगा आप लोग को। तो बस प्रोसेस देख लो, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 4 प्रतिरोधों बोला है कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 6 ओम को कैसे जोड़े कि कुल प्रतिरोध अधिकतम हो, कुल प्रतिरोध न्यूनतम हो, अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध की गणना करें। तो आप लोग एक बात बताइए जनाब कि कुल प्रतिरोध अधिकतम कब होता है, जब हम लोग प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो वही चीज लिखें, जब सभी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमें कुल प्रतिरोध अधिकतम प्राप्त होगा। कुल प्रतिरोध न्यूनतम कब होता है, जब हम लोग पार्श्वक्रम में जोड़ते हैं। तो भी वही लिखे हैं, सभी प्रतिरोधों को पाठ्यक्रम नहीं, पार्श्वक्रम में या समांतर क्रम में जोड़ने पर हमें कुल प्रतिरोध क्या प्राप्त हो जाएगा, न्यूनतम प्राप्त होगा, ठीक है। सभी प्रतिरोधों को पार्श्वक्रम में जोड़ने पर हमें कुल प्रतिरोध न्यूनतम प्राप्त होगा। अब बोला है कि न्यूनतम और अधिकतम की गणना करें, तो चलिए गणना कर लेते हैं, ठीक है। पहला का आंसर ये हो गया, दूसरा का आंसर ये हो गया, तीसरा का आंसर में गणना करना है हम लोग को, तो गणना करते हैं। चलिए क्या है, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 6 ओम, तो सबको लिख लिए हैं। देखिए R1 बराबर 4 ओम लिखा है, R2 बराबर 8 ओम, R3 बराबर 12 ओम, R4 बराबर 6 ओम लिखा हुआ है। अब चूंकि हम लोग को पता है कि अधिकतम और निकालते हैं, पहले क्या निकाल रहे हैं, अधिकतम प्रतिरोध गणना कर रहे हैं, तो किस में जोड़ेंगे, बोलेंगे सर श्रेणी क्रम में जोड़िए। चलिए जोड़ दिए सभी को, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट याद रख लीजिए, श्रेणी क्रम का ये फॉर्मूला होता है और पार्श्वक्रम का ये फॉर्मूला होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, जितना सारा रहेगा R5 R6 होता जाएगा आगे, ठीक है। अब R1 की जगह पे 4, R2 की जगह पे 8, R3 की जगह पे 12, R4 की जगह पे 6, सभी को जोड़िएगा तो 30 ओम इसका आंसर हो जाएगा, जो कि अधिकतम प्रतिरोध होगा। अब न्यूनतम की गणना करेंगे कैसे,
सेम पार्श्वक्रम में जोड़ देंगे तो पार्श्वक्रम का फॉर्मूला हमारा हो गया 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। अब R1 R2 R3 R4 सभी का वैल्यू बैठा दीजिए तो 1/1000 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/16 हो जाएगा, सॉरी 1 यहाँ पर कितना है 6 है, 1/6 हो जाएगा। अब सभी का जब आप एलसीएम लीजिएगा दोस्तों नीचे 24 आ जाएगा, आएगा ना, तो उस पर भाग दे 4 6 24 तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 8 3 24 तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर 12 दूनी 24 तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और प्लस 6 4 24 तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। सभी को जोड़िएगा, देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए ये वाला चीज़ लिखा हुआ है, बट्टा में 24 लिखा हुआ है, 6 3 9 10 11 4 15 तो 15/24 हो जाएगा। ये आया 1/r, हमको निकालना है r, तो क्या करेंगे पलट देंगे, अगर 1/r को पलट दिए तो ये वाला चीज़ कौन सा मूल्य है ये भी पलट जाएगा, तो r बराबर 24/15 हो जाएगा। तो बस काट दीजिए, 3 8 24 3 5 15 8/5 ओम आंसर हो जाएगा। इस प्रकार 8/5 और ओम आंसर देखिए, खुश रहिए, समझे। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल भी काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, 2 सवाल है इसमें और मैं इसको सॉल्व कर दिया हूँ, देख लीजिए। दिए गए परिपथ आरेख में प्रतिरोधो R1 R2, देखिए सवाल आ सकता है, और ये सवाल दोस्तों आएगा तो 5 नंबर में आएगा, समझ रहे हो ना, 5 नंबर में आएगा, और ये भी आएगा तो 5 नंबर में आएगा, तो अच्छे से समझ लीजिए, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस सिंपल सा 2 फॉर्मूला याद रखना है, एक श्रेणी क्रम का जिसमें श्रेणी क्रम मतलब सीधा सीधे जोड़ दीजिए, एक पार्श्वक्रम मतलब बटा बटा करके जोड़ दीजिए, बस हो गया काम खत्म। तो जब दोस्तों ये समांतर क्रम में होगा तो कैसे, देखिए ये समांतर क्रम में दिया है, देख के पता चल रहा है ना कि जब इस तरह रहता है, एक के नीचे दूसरा रहता है ना, तो समांतर क्रम में रहता है, और जब इस प्रकार रहता है ना तो किस में रहता है, श्रेणी क्रम में। बता चुके आप लोग, जो पहले मुझसे पढ़े हैं पता होगा। क्या बोल रहा है कि प्रतिरोधो R1 R2 R3 के मान क्रमशः 5 ओम 10 ओम 3 ओम 30 ओम है, तो उन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है, चलिए निकाल लेंगे। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा निकालना और प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा निकालना है, चलिए वो भी निकाल लेते हैं। आप लोग इंग्लिश वाले विद्यार्थी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों इंग्लिश वाले विद्यार्थी में से कहना चाहता हूँ, आप लोग कुछ कमेंट आ रहा था दोस्तों, मेरे पास इंग्लिश का एक्चुअली मेरे पास कंटेंट ही नहीं है, तो मैं कैसे वीडियो बनाऊँ, ठीक है, कंटेंट नहीं है और एग्जाम के टाइम में कंटेंट रेडी भी नहीं कर सकता हूँ, तो आप लोग इससे हेल्प लीजिए, हिंदी में समझ जाइए, जाके इंग्लिश में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए आप इंग्लिश वाला ये वाला चीज़ देख लीजिए, क्वेश्चन है, और आगे देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग लिख लें यहाँ पर, देखिए R1 बराबर 5 ओम दिया है, R2 बराबर 10 दिया है, R3 बराबर 30 ओम दिया है, और V बराबर दिया है 12 वोल्ट। पहला नंबर में क्या निकालना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध, क्योंकि कौन किस में कनेक्शन है, ये पार्श्वक्रम में है, तो पार्श्वक्रम का फॉर्मूला मालूम है हमें कि 1/r इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 करके होता है, तो R3 देखा तो R3 लिख दिए। बस सभी का वैल्यू देख देख के बैठा दीजिए, R1 5 R2 10 R3 30 बैठा दिए। सभी का एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा 30 एलसीएम हो जाएगा, इसको बस कैलकुलेट कीजिए, 5 6 30 तो यहाँ पर 6 हो गया, 10 3 30 तो 3 एकम 3 हो गया, और 30 एकम 30 तो एकम 1 हो गया, 6 3 9 और 1 10 10/30 हो गया। ये आया 1/r, हमको निकालना है r, तो पलट दीजिए 30/10 हो जाएगा। देखिए 1/r है ना, ये है, तो उसको पलट देंगे r/1 कर देंगे, तो ये भी तो 30/10 हो जाएगा, 0 0 काटिए, 3 ओम आंसर हो गया समतुल्य प्रतिरोध। नेक्स्ट में क्या बोला कि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो धारा के लिए हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ का फॉर्मूला कि I = V/R होता है। भी हम लोग का पहले यहाँ देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, भी कितना दिया है, देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट दिया हुआ है, तो भी की जगह 12 वोल्ट लिख सकते हैं, तो भी की जगह वही लिख दिए 12 वोल्ट लिख दिए, और मेरा R कितना आ गया 3 आ गया, तो हम R की जगह पे क्या लिख दिए, R की जगह पे देखिए 3 लिख दिए। अब इसको काटिए 3 4 12 तो 4 ओम हो जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग निकालते हैं प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा। ध्यान से यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों जब पार्श्वक्रम में होता है तो सब में विभवांतर समान होता है, विभवांतर सब में समान होता है, हाँ सब में धारा अलग अलग होता है। वहीं जब श्रेणी क्रम में होता है दोस्तों सब में धारा समान होता है पर विभवांतर अलग अलग होता है। याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में देगा तो सबका अलग अलग विद्युत धारा नहीं होगा, सबका विद्युत धारा समान ही होगा, और पार्श्वक्रम में दे तो सब में वोल्टेज क्या होगा, समान होगा। तो चलिए इसमें धारा निकालते हैं सब में अलग अलग, चूंकि इसमें है पार्श्वक्रम में। तो I1 = V/R1, I2 = V/R2 और I3 = V/R3, क्योंकि I = होता है V/R ना। अब R1 के निकाल रहे हैं तो I = V/R1, I2 के निकाल रहे हैं तो I2 = V/R2, I3 के निकाल रहे हैं तो I3 = V/R3। बस सबका वैल्यू देखिए और बैठा दीजिए। V का वैल्यू है 12, R1 कितना है 5, बैठा दीजिए, भाग दीजिए 2.4। V का वैल्यू है 12, R2 का वैल्यू है 10, बैठा दीजिए, भाग दीजिए 1.2 एम्पियर आंसर। V का वैल्यू है 12, R2 का वैल्यू है यहाँ पर R3 है, R3 का वैल्यू है 30, भाग दीजिए 0.4 एम्पियर आंसर हो जाएगा। बस इतना सा है, आसान हो जाएगा। अब दोस्तों सेम क्वेश्चन है लेकिन इसको दिया है श्रेणी क्रम में, तब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा और प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा, ये उससे भी आसान है। कैसे, देखिए अब श्रेणी क्रम में दिया है तो हम सबसे पहले जो दिया है इंग्लिश वाले विद्यार्थी इसको देख लेंगे प्लीज आप लोग।
ठीक है, आप लोग का रेजिस्टेंस दिया R1 R2 R3 और उसका समतुल्य प्रतिरोध मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और प्रत्येक जो आप लोग का रजिस्टर है सबसे कितना धारा करंट बहेगा वो भी निकालना है। तो देखिए क्या R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 इक्वल टू 4 ओम, R3 इक्वल टू 6 ओम दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं सर। V इक्वल टू 6 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे देखो परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है ना श्रेणी क्रम में भाई साहब, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है सर R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख दिए, और R1 कितना है 2, R2 कितना है 4, R3 कितना है 6 जोड़ दिए, तो इसको जोड़ के कितना आंसर हो जाएगा 12 ओम। समझ गए। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, तो कुल विद्युत धारा कितना हो जाएगा I इक्वल टू निकालेंगे V बटे R। V कितना दिया हुआ है देख लीजिए आप लोग एक बार, V देख लीजिए कितना दिया है यहाँ पर 6 दिया है, तो V की जगह कितना लिख देंगे हम लोग 6 लिख देंगे। I इक्वल टू V बटे R एक बार कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, V बटे R का फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो 6 बटे 12 कर देंगे तो काट दीजिएगा तो 0.5 एम्पियर एंटीसेर हो जाएगा। समझ गए। अब सबसे मेन बात यहाँ पर आती है, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा, मतलब क्या बोल रहा है कि इसमें भी कितना जाएगा धारा, इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा। थोड़ा अगर दिमाग पर आप लोग थोड़ा सा जोर डालें थोड़ा सा, तो कुछ ही देर पहले मैंने बताया क्या कि श्रेणी क्रम में सभी में धारा समान होता है। अभी मैंने बताया कुछ देर पहले कि श्रेणी क्रम में सभी में विद्युत धारा समान प्रवाहित होता है, पार्श्वक्रम में अलग अलग होता है विद्युत धारा। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा सब में समान होता है पर विभवांतर सब में अलग अलग होता है ना, लेकिन हमको बोल रहा है कि सब में विद्युत धारा कितना होगा, तो भाई साहब विद्युत धारा सब में समान होता है। विद्युत धारा हम कितना निकाले, विद्युत धारा यहाँ देखिए हम निकाल चुके हैं 0.5 एम्पियर, तो सब में 0.5 एम्पियर करके ही प्रवाहित होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम है समान होगा, विभवांतर अलग अलग होता है इसमें। तो देखिए वही चीज़ लिखे हैं कि तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, इसलिए सभी में समान प्रतिरोध प्रवाहित होगा, सॉरी प्रतिरोध नहीं, समान विद्युत धारा, समान विद्युत धारा प्रवाहित होगा, और कितना होगा I इक्वल टू 0.5 एम्पियर। समझ गए, कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान सा है। और दोस्तों आप लोग बता दूं इससे संबंधित अभी आप लोग हम क्वेश्चन देंगे होमवर्क के लिए, आप लोगों को सभी को बनाना, जो यहाँ तक देखे हो कमेंट करके आंसर को होमवर्क में मतलब सभी को लिखना है होमवर्क का आंसर, ठीक है। 2 सवाल जो आप लोग बताइए ये वाला, ठीक है, दोनों का भी होमवर्क देंगे, वो वाला चीज़ आप लोग बनाइएगा। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लीजिए, इसमें एग्जाम में आएगा तो बना दीजिएगा कि नीचे दिखाए गए 2 तारों P और Q में से किसका प्रतिरोध अधिक है और क्यों। तो देखिए बताइए किसका प्रतिरोध अधिक होगा। आप लोग को देखिए ये मोटा तार है तो इसमें तो धारा आसानी से बहेगा, बिल्कुल फर्राटेदार धारा बहेगा, मोटा रास्ता है, ये पतला है, धारा बहने में परेशानी होगा। मतलब दोस्तों जो पतला तार होता है ना उसमें विद्युत धारा धीरे प्रवाहित होता है, मतलब उसमें प्रतिरोध क्या होगा ज़्यादा होगा। तो किसका प्रतिरोध अधिक होता है, P और Q में किसका प्रतिरोध अधिक है, तो बोलेंगे P और ये Q है, तो Q का प्रतिरोध अधिक है, क्योंकि Q का जो क्रॉस सेक्शनल मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसलिए Q का जो क्षेत्रफल आप लोग देख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कम है, जबकि P का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। तो जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा रहता है उसमें प्रतिरोध कम रहता है, और जिसका क्षेत्रफल कम रहता है उसका प्रतिरोध ज़्यादा रहता है। तो बोलेंगे कि Q का क्षेत्रफल ज़्यादा है, सॉरी Q का क्षेत्रफल कम है इसलिए उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और P का क्षेत्रफल ज़्यादा है इसलिए उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। समझ गए, बस इतना सा लिख देना हो जाएगा, ठीक है। मोटे तार में धारा आसानी से बहता है, उसका प्रतिरोध कम होता है। पतले तार में प्रतिरोध ज़्यादा होगा, क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है, ये क्षेत्रफल जो होता है वो कम होता है। जाने आप लोग अरे पतला रास्ता मोटा रास्ता जाते हैं ना, पतला रास्ता में ज़्यादा भीड़ लग जाएगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा फिर जाने का जाम लग जाएगा, जगह नहीं मिलेगा जाने का। जबकि वहीं चौड़ा रास्ता होगा, मोटा रास्ता होगा तो आराम से चल जाइएगा, वही चीज़ यहाँ भी है, ठीक है। और दोस्तों आप लोग लास्ट में एक होमवर्क है, देख लीजिए ध्यान से, ये होमवर्क आप लोग कमेंट में सभी लोगों का आंसर बोलना है। ये 2 प्रतिरोध दिया हुआ है, वोल्टेज है 6 वोल्ट, ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पढ़ लीजिए। R1 R2 R3 का मान, यहाँ R1 R2 का मान 4 ओम 20 ओम दिया हुआ है, वोल्ट दिया है 6 वोल्ट। तो क्या निकालना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में कुल विद्युत धारा, और कितना इसमें प्रत्येक प्रतिरोध में कितना धारा बह रहा है वो निकालना है। कमेंट करके बोलना है, मैं इंतजार करूंगा, ठीक है। तो सभी लोग जब बनाइए और जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल जरूर बना लीजिए, समझ लीजिए, एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए, ताकि एग्जाम में दोस्तों इससे न्यूमेरिकल फिक्स आप लोग का आना ही है, क्योंकि आप लोग मॉडल पेपर में भी था और एग्जाम में अगर आए तो छूटना नहीं चाहिए, इसलिए देख लीजिए, और एग्जाम आए तो बिल्कुल नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी लगता है फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक लीजिए, जय हिंद, वंदे मातरम।